बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉब्लम करेंगे इस 13वें चैप्टर के। तो इसमें पहला प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। यानी कि एक बल्ब से उसके फिलामेंट से जो करंट पास हो रहा है वो 300 मिली एम्पेयर का है। तो हमने ये देखना है कि 1 मिनट के अंदर फिलामेंट जो है बल्ब का उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए। तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू हमें दी गई है, टाइम बता दिया गया है। हमने मालूम करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हुए हैं फिलामेंट के अंदर से। तो आपको पता है कि Q जो है वो N और E के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं उनकी तादाद N है। तो Ne जो है वो टोटल चार्ज जो पास होगा फिलामेंट के अंदर से। लेकिन हमें ये भी पता है कि चूंकि I जो है Q/T के इक्वल होता है, या हम लिख सकते हैं Q = IT। तो इधर हमने कहा कि Q Ne के इक्वल है, इधर हमने कहा कि Q IT के बराबर है। इनको इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये आपके पास आएगा Ne = IT। तो N किसके इक्वल आ जाएगा? IT/E। अब I की वैल्यू दी गई है, T की वैल्यू दी गई है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तादाद आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? यानी कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड जो वायर से पास हो रहा है वो है 90 कूलम का, और कितने टाइम में पास हुआ है? 1 घंटा और 15 मिनट। तो हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है आपको पता है कि घंटे और मिनट जो हैं ये ऐसे यूनिट नहीं है टाइम के, तो इसको सेकंड्स में हमें बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड और 15 मिनट में 900 सेकंड हो गए, तो टोटल टाइम बना 4500 सेकंड। तो करंट किसके बराबर होता है? I = Q/T। अब Q की वैल्यू का पता है, T की वैल्यू का पता है, ये वैल्यूज पुट करें तो इसका आंसर आएगा 20 मिली एम्पियर। अब ये तीसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट ये दिया हुआ है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो ये सर्किट कुछ यूं है कि ये दो रेजिस्टर जो है एक दूसरे को पैरेलल लगी हुई है, इनकी सीरीज में ये एक तीसरी रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है 3 ओम के बराबर है, और हमने एक बैटरी से इसको जोड़ रखा है इस तरह, और बैटरी की जो EMF है वो 6 वोल्ट के इक्वल। तो आपसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 तो ये कि इस रेजिस्टर्स का, इन तीनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट क्या होगा, और दूसरी बात ये पूछी गई है कि सोर्स से करंट कितना ड्रा हो रहा है, और तीसरी बात ये पूछी गई है कि हर ब्रांच में से, हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो उसमें ये देखें कि ये R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है? यानी कि उसका रेसिप्रोकल जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं 1/R, ये LCM ले लें इन दोनों का, तो ये R1 R2 ओवर यानी R1 + R2/R1 R2 आ जाएगा। तो R किसके इक्वल हो जाएगा? R1 R2 और R1 + R2। तो ये फार्मूला जो है वो याद रख लें। तो ये देखिए R1 भी 6 ओम की है, R2 भी 6 ओम की, तो 6 × 6 ओवर 6 + 6, तो ये ऊपर आ जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 12। तो ये इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 ओम रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब चूंकि ये जो R3 है ये इन दोनों के इक्विवेलेंट के सीरीज में, इसका क्या मतलब हुआ कि RE यानी कि टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगी वो इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल रेजिस्टर जो है ऐड अप हो जाते हैं। तो ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का, 3 + 3 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गई टोटल। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की आ गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सोर्स है इससे करंट कितना ड्रेन हो रहा है।
तो डेफिनेटली हमें ये पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो है 6 ओम, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो भी 6 वोल्ट के बराबर। तो आई किसके बराबर होगा ओम्स लॉ के मुताबिक? वी ओवर आर। तो 6/6, इसका मतलब यह हुआ कि करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो गया। अब अगली बात, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, ये इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जो ए और बी हमने 2 पॉइंट लिए। हम ये देखना चाहते हैं ए और बी के दरमियान कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला पहले, ये 3 ओम के बराबर है, यानी कि इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट 3 ओम के बराबर है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर। इसका मतलब यह है कि इनके अक्रॉस, मीन ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वी डैश कह लें, वो आई और आर का प्रोडक्ट होगा। अब आई जो है 1 एम्पेयर है, आर 3 ओम है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 3 वोल्ट के इक्वल होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ भी 3 वोल्ट। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कह देते हैं कि ये I1 है। तो I1 किसके इक्वल होगा? V डैश ओवर R1। अब V डैश जो हमने निकाला है वो 3 वोल्ट के बराबर है, और रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की है। इसका मतलब ये होगा कि ये करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पेयर का हो रहा है। तो डेफिनेटली यही सिचुएशन जो है यहाँ पे है। इसका मतलब I2 की वैल्यू भी 0.5 एम्पेयर की होगी, और I3 में यानी कि R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है जो सारा सर्किट में ड्रा हो रहा है, और वो 1 एम्पेयर के बराबर है। इसका मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पेयर के बराबर, मीन R1 में 0.5 एम्पेयर, R2 में 0.5 एम्पेयर, R3 में 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो होगा। ये अगला प्रॉब्लम है, a rectangular bar of iron is 2 cm by 2 cm in cross section and 40 cm long. Calculate the resistance if the resistivity of the iron is 11 into 10 power minus 8 ohm meter. ये आपके पास एक आयरन बार है, इसका यहाँ विड्थ और ये हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे ख्याल में मेरी बात तो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो ये देखें, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.4 मीटर बन जाएगी। रेजिस्टिविटी दी गई है आयरन की 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि आर जो होता है रो L/A के इक्वल होता है। तो रो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, L की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये सिंपली इसको करें 4 से 4 कैंसल, और ये देखें 10⁻⁻5 आ जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻⁴ ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1.1 × 10⁻⁴ ओम के इक्वल होगी। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 × 10⁴ ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड? The temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। रेजिस्टेंस जो दी गई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसको हमने लिखा है R0 के इक्वल, और वो है 1 × 10⁻⁴ ओम। हमें कहा गया है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने उसको कहा है RT हमने फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है। अब चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिग्री सेंटीग्रेड।
याद रखें, जो चेंज होती है केल्विन स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल में वो सेम होगी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जो रीडिंग्स हैं हमारे पास, दोनों जो वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर्स की, सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली 273 ऐड अप करना पड़ेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड लें या चेंज इन केल्विन लें तो वो एक जैसे ही होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर टी किसके बराबर होगा, आपको पता है कि अल्फ़ा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी या डेल्टा टी कह लें। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी जो होगा आर टी माइनस आर नॉट होगा। ये दूसरी तरफ ले जाए तो आर टी आपके पास आ जाएगा आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ से आर नॉट को कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आर नॉट की वैल्यू गिवन है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और डेल्टा टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 × 10⁴ ओम इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी।